नमस्कार, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, हम लोग का जो एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज है, आज उसका लेक्चर नंबर आज 7 है और लेसन नंबर भी 7 है। तो चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दिए। इस लेसन में बेसिकली हम लोग को किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। लेसन जो 7 दिया है वो लिखा है कि राज्य से साम्राज्य, मतलब कोई राज्य से कैसे साम्राज्य बनता है उसी के बारे में दिया गया है। रोशन के रुपये। जन्मदिन पर रोशन के दादाजी ने कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथों में दबा रखा था। उसे एक नई सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों के दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रे थे। उसने सोचा, आखिर यह शेर क्यों बने हैं, इसके बारे में। तो लिखा है यहाँ पर जो दिया गया, जो नोट होता है ना, उस नोट में यहाँ पे देखिए इस तरह का अशोक स्तंभ से जो लिया गया ये सिंह दिया रहता है। ये सिंह जो है कि इसमें 3 सिंह दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली इसमें जो है कि 4 सिंह है, एक सिंह जो है पीछे की तरफ है। नेक्स्ट इसके बारे में अगला क्या दिया है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक ने निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए हैं। इसके पहले कि हम यह जानने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इन साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया का भाग था। ये वंश के बारे में अभी हम लोग देखेंगे उसके बारे में। और नीचे दिया है के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने का रास्ता पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते थे। ये लोग उन नगर में निवास करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। नेक्स्ट यहाँ पे जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। मतलब ये जो मैप, भारत का जो मैप दिखाया गया, नक्शा दिखाया गया है, जहाँ जहाँ से अशोक के क्या मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, उसको क्या किया गया है, रेड कलर से दिखाया गया। और जो ये ब्लैक कलर में जो दिखाया गया है ना, जैसे यहाँ पर ये ब्लैक में दिखाया गया है, तो यहाँ से अशोक के साम्राज्य के जो नगर मिले हैं जहाँ जहाँ पे, उसके बारे में दिखाया गया। जैसे उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, यहाँ से अशोक के प्रमुख नगर मिले हैं। नेक्स्ट ये वंश के बारे में हम लोग अभी छोड़ दिए हैं, इसको देख लेंगे कि वंश क्या होता है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें वंश कहा जाता है। जब एक ही परिवार के जब कई सदस्य होते हैं, एक के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग रहते हैं, राजा बनते हैं, तो उन्हीं को वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ। उसके बारे में अगला देखा जाए। नेक्स्ट चीज़ें क्या दी है, तो अब नेक्स्ट चीज़ें जो दी है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। जो राज्य है वो साम्राज्य से किस प्रकार भिन्न होता है, इसके बारे में देखना है। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती है। जो सम्राट होते हैं वो राजा से ज़्यादा संसाधन की तुलना होती है। बड़ी संख्या में सैनिक भी रखते हैं। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन, यहाँ पर बताया कि जो साम्राज्य होता है वो राज्य से बड़ा होता है और जो उसका प्रशासन व्यवस्था है किस तरीके से होता है, किस तरीके से चलाया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था,
इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। उसका मतलब यह है कि इस इलाके के गांवों में और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारी की नियुक्ति करता था। जो कर इकट्ठा किया जाता है, जैसे किसान हुआ, पशुपालक से, शिल्पकार से, व्यापारी से, इन सब से कर तो राजा तो इकट्ठा करेगा नहीं, तो उसके लिए राजा क्या करता था, अधिकारी नियुक्त करके रखता था कि वो क्या करे, अपना जिस तरह से उन लोगों का सिस्टम था उस तरीके से वो लोग अपना कर वसूलते थे। और नेक्स्ट जो दिया है, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। मतलब जो कर नहीं देते थे तो वो लोग क्या करते थे, जो अधिकारी थे वो उनको सजा भी दिया करते थे। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूसी अधिकारियों के कार्यकलाप का नज़र रखते थे। जो संदेशवाहक थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तो क्या करते हैं, संदेश को ले जाते हैं, उसको संदेशवाहक बोला जाता है। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एक वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमार को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मतलब जैसी उन लोगों को परंपरा थी कि राजा है तो उसका पुत्र ही राजा बनेगा, इस तरीके की भावनाएं थी। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो मौर्य शासक थे वो जो आने जाने का रास्ता वगैरह थी, जो नदियाँ थीं, उसी पर लोग नियंत्रण रखने का कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। और उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने, जो उत्तर पश्चिम है वहाँ से क्या आता था, कंबल के लिए, और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। यह अर्थशास्त्र में लिखा गया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। संभव है कि संसाधन नजरों के रूप में इकट्ठा किए जाते थे, नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यही उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। नजराना क्या होता है, नजराना के बारे में हम लोग देखें कि नजराना क्या होता है। उस समय नजराना क्या था, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा कर लिया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से दे देते। जो कर था वो नियमित तरीके था, और जो अनियमित तरीके से दिया जाता था उसको नजराना बोला जाता था। जो लोग थे जब उन लोगों का मन करता था उस समय ला के अपना कर देते थे, उसी को नजराना बोला गया। नेक्स्ट अगली चीज़ें क्या दी है, राजधानी में सम्राट, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। राजधानी में सम्राट के बारे में, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशियन यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशियाई के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं उनकी हत्या करने की कोशिश न करे, कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाने से पहले खास नौकर उन खाने का टेस्ट करते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। जो राजा लोग थे वो
लगातार एक ही कमरे में 2 रात तक नहीं सोते थे, और जो उनका नौकर वगैरह थे, खाना वगैरह वो लोग टेस्ट करके देते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में जाना जाएगा। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 750 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरे से घिरा हुआ है। नेक्स्ट अगला क्या चीज़ दिया है, अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक के बारे में दिया गया कि अशोक एक कैसा राजा था, अनोखा सम्राट था, उसके बारे में दिया गया। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में हैं। मतलब ये क्वेश्चन भी आता है कि जो अशोक के जो अभिलेख हैं सबसे ज़्यादा किस किस लिपि में हैं, तो प्राकृतिक लिपि और ब्राह्मी लिपि में। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला दिया है कि अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक के बारे में दिया गया, अशोक ने एक युद्ध किया था कलिंग युद्ध, जो कि अशोक बहुत ही क्रूर राजा था, और ये कलिंग युद्ध के बाद ही उसका क्या हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसी के बारे में थोड़ा सा दिया गया। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो कलिंग है उड़ीसा का क्या प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। मतलब जब कलिंग का युद्ध हुआ तो अशोक का पूरी तरह उसका जो हृदय था परिवर्तन हो गया। उसमें सैकड़ों लोगों को उसने हत्या कर दी। तो ये हत्या देखकर, खून खराबा देखकर उसका हृदय मन परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध अस्त्र शस्त्र वगैरह छोड़ दिया। तो नेक्स्ट अगला दिया है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का शिलालेख। जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें ये लिया गया कि कलिंग के युद्ध के बारे में कैसा वर्णन करता है। अब राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। अशोक बोला कि 1 से 1.5 लाख लोग मारे गए और 1 लाख से 1.5 लाख लोग क्या बंदी बनाए गए। इससे अशोक को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते थे तथा दासों और मित्रों की प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं या अपने प्रियजन को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैं धर्म पालन करने और दूसरों की रक्षा करने के लिए निश्चय करता हूँ। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। नेक्स्ट अगला क्या चीज़ दिया है, अशोक का धर्म क्या था। जो अशोक ने धर्म अपनाया था ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, उसके बारे में दिया है। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को अच्छे निर्देश दें। वे बुद्धि के उपदेशों से भी प्रेरित थे। ऐसे कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव भी पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धर्म महात्मा नाम के अधिकारी की नियुक्ति की जो जगह जगह पर जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेख और स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा को संदेश
को उन लोगों को पढ़कर सुनाया जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं। मतलब उन्हें संदेश दिया कि जो ये धम्म हम लिखवा रहे हैं, जो ये आदेश लिखवा रहे हैं, राजा खुद पढ़ के अपने प्रजा को सुनाएंगे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे और पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को इसी कार्य हेतु श्रीलंका भेजे थे। जो अशोक है उसके पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र, और पुत्री का नाम संघमित्रा। इसको इन लोगों को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट अगली चीजें क्या दिया है? नेक्स्ट, उन्होंने सड़कों पर कई कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अगली चीज दी है अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। जो अशोक था वो अपनी प्रजा के लिए क्या संदेश छोड़ गया? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी का नहीं, ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। उसके बदले यदि वे दूसरी रीतियों को मानते तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मण तथा समणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों बातें गलत हैं। हम किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म की प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्ष में ब्राह्मी लिपि में उत्पन्न हुई हैं। यहाँ पे कुछ लिपि दिया गया है, कौन सी लिपि है उसके बारे में। जैसे यहाँ पे देखिए आरंभिक ब्राह्मी लिपि इस तरीके से लिखी जाती है। जो देवनागरी थी, हिंदी की लिपि उसको बोला जाता है, वो इस तरीके से लिखी जाती है। बांग्ला लिपि है, यहाँ पे मलयालम लिपि है, और नेक्स्ट क्या है? तमिल लिपि। ये अलग अलग लिपियाँ दी गई हैं। नेक्स्ट अगली चीज़ें क्या दी है? कल्पना करिए, हम लोग का लेसन लग रहा है समाप्त हो गया क्या? और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथि दी है कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। उसको बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट अगली चीज़ें यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पे वर्ल्ड मैप दिया है, इसको देखिए। जैसे कि वर्ल्ड मैप में क्या क्या चीज़, यहाँ पे काला सागर दिया हुआ है, यहाँ पे कैस्पियन सागर दिया है, यहाँ पे भूमध्य सागर, यहाँ पे रोम साम्राज्य दिया गया है। इसी तरह अलग अलग प्रकार की नदी दी गई, यूराल नदी दी गई है, अलग अलग है। नेक्स्ट यहाँ पर भी ये भी एक मैप दिया गया है, ये भी कुछ उतना खास नहीं है। नेक्स्ट देखा जाए आगे की बात। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्य का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजित न मिल गई। अध्याय 9 में इसके बारे में पढ़ा जाएगा। शकों के बाद कुषाण लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। लगभग अध्याय 8 में तुम कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र सिंह ने एक राज्य की स्थापना की। सुंगों के बाद कौरव तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिम भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे शतवाहन शासक इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिम भारत में वाकाट वंश का शासन स्थापित हुआ। यहाँ पे कुषाण वंश का सिक्का दिया गया। जो हिंद युवन शासक थे उन्होंने ये सिक्का जारी किया था, उसके यहाँ पे दिखाया गया है।
और जो कुषाण वंश के शासक जिन्होंने सिक्का जारी किया था वही सिक्का यहाँ पर दिखाया गया है। अगली चीज़ें दिखाई गई शक वंश का सिक्का, जो शक शासक थे उन्होंने भी अपना सिक्का जारी किया, तो उस सिक्के को यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट इसको पढ़ना है ना, हाँ यहाँ से। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोल, चेर तथा पांडव ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इसके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपि तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्यतः स्त्री पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रचार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति, व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्ते खोजे, वहीं पश्चिम एशियाई, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण एशियाई में समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिर, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोज भी हुए। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थीं। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान रखना। ये सातवाहन वंश के शासक जो थे उन्होंने ये सिक्का जारी किया था, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया। शक वंश का शासक जो इन सिक्कों को जारी किया था उसको यहाँ पे दिखाया गया। नेक्स्ट अगली चीज़ क्या दी है, आज हम लोग का ये लेसन जो है 7 समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग लेसन 8 देखेंगे। और जो अगला लेसन 8 क्या है, लिखा कि गांव, शहर और व्यापार, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाँ फ्रेंड्स, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।